स्टार्ट करें फिर। चैप्टर का नाम बताइए क्या है? चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं सीएफएस। और ये बात आप जानते भी होंगे कि इसके ऊपर से एक क्वेश्चन बन के आना है, आपके एग्जाम्स के अंदर आना ही कंफर्म है। एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आता है फुल फ्लेज्ड, बड़ा सा क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको तीन अलग टाइप की एक्टिविटीज को कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीएफएस क्यों बनती है। चलिए मुझे आप बताइए। हर चीज के लिए एक बना होता है रूल, बना होता है। सीएफएस क्या आप अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हो? अपने हिसाब से बना सकते हैं? या कोई कंपनी अपने हिसाब से अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट अगर खुद तय करना चाहे कि हम तो भैया ऐसे ही बनाएंगे, तो क्या इतनी आजादी लॉ ने दी है किसी कंपनी को या किसी भी इसमें आपका बिजनेसमैन को कि वो सीएफएस का फॉर्मेट या उसकी रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से करें? जवाब क्या है इसका? नहीं। तो फिर गवर्न कौन करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। क्या बोला? AS3 के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हर एक बात लिखी हुई है कि कैसे आपको इसको ड्राफ्ट करना है, कैसे बनती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि जैसे मर्जी चाहे कंपनी अपना फॉर्मेट खुद का तय नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब पहले मुझे इसका जवाब दे दो कि सीएफएस कंपनी में क्यों बनती है। देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनता है वो आप जानते ही हो, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बैलेंस शीट क्यों बनती है? टू चेक द, बोलो क्या होता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कंपनी के ऊपर फिलहाल कितनी लायबिलिटीज चल रही हैं, इसको जानने के लिए। नाउ व्हाट इज सीएफएस? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनती है? उसका नाम देखो ना, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। कंपनी इसके थ्रू जानने की करती है कोशिश कि पूरे साल हमारा कैश का फ्लो कैसा रहा। अब कैश के फ्लो की मतलब होता है कि दो तरह के फ्लो की बात करेंगे, कैश का इनफ्लोज और कैश का आउटफ्लो। कितना कैश आया पूरे साल, कितना कैश गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद जो मुझे आपसे एक अगली बात पूछनी है, मैं पहले यहां पे एक पॉइंट लिखूंगा क्योंकि मुझे इसके ऊपर आपसे बात करनी है, और वो ये है कि सर हम किसकी बात करेंगे कैश फ्लो के अंदर? ओनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की हम बात करने वाले हैं। क्या मतलब है इसका? सर जो ट्रांजैक्शन कैश में है वही सीएफएस के अंदर आती है। पॉइंट नंबर 2, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश के कैसा है, बराबर है, जिसको हम कैश मान सकते हैं, दैट इज योर व्हाट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इसके अंदर सबसे पहली बात कहने वाली है सर कैश इन हैंड। ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कैश इन हैंड। अच्छा, सेकंड क्या आना चाहिए बोलो? कैश एट बैंक भी तो आएगा इसके अंदर, नहीं है? अच्छा, नंबर 3, चेक। आप किसी को चेक से करते हो पेमेंट, क्या वो भी इसमें आएगा? ठीक है ना, आप कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और चेक को लगभग एक ही मान सकते हो। ठीक है। नंबर 4, ड्राफ्ट। अगर कोई पेमेंट ड्राफ्ट से होती है या पेमेंट ड्राफ्ट के थ्रू क्या होती है, रिसीव होती है, तो वो भी आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आती है। और एक पॉइंट और यहां पे मैं लिखूंगा, दैट इज योर व्हाट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। नाम सुना है कभी? मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? मुझे कौन जवाब देगा इसका? नाम देखो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रखा है तो वो आपके लिए क्या है? इट इज योर मार्केटेबल सिक्योरिटी। अच्छा, शेयर की गिनती किसमें होती है? सिक्योरिटी में। अब क्योंकि इसको हम जब चाहे मार्केट के अंदर जाके बेच सकते हैं, तभी उसका नाम क्या बोलो पड़ा? मार्केटेबल सिक्योरिटी पड़ा। एनी टाइम दे कैन बी परचेज्ड, एनी टाइम दे कैन बी सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट, मार्केटेबल सिक्योरिटी। और सुनो, ये जो आपकी सिक्योरिटी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिस इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। किसमें आते हैं? ये शॉर्ट टर्म में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बोलता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो उसकी गिनती इसमें नहीं होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मुझे एक डिफरेंस आप में से कोई बताए, जब कंपनी कैश बुक हर महीने बनाती, हर पूरे एवरी मंथ रिकॉर्डिंग होती है कैश अकाउंट की, नहीं होती, तो फिर सीएफएस क्यों बन रहा है? बात तो एक ही हुई। कैश बुक बोलूं या कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलूं, बात तो एक ही हुई। क्या डिफरेंस है? क्यों बन रहा है? मैंने अभी आपको दिया उसका आंसर। सर कैश बुक, कैश अकाउंट एवरी मंथ आपका बनता ही बनता है कि पूरे महीने में रिकॉर्डिंग आपने क्या करी है उसके अंदर, जबकि सीएफएस साल में सिर्फ एक बार बनेगा। चेक कर लेना जो लिखा है बुक में फॉर्मेट के अंदर, फॉर द ईयर लिखा होगा एंडेड, साल के एंड में बनती है। और ये पूरे कैश ट्रांजेक्शन जो आपने पूरे साल किया, ये उसकी रिकॉर्डिंग को शो करता है। लेकिन कैश बुक के अंदर कभी भी इस बात की रिकॉर्डिंग नहीं आती है कि सर जो हमारा प्रिंसिपल एक्टिविटी है, जैसे मान लो कि हमारा क्या काम है,
वी यूज टू मेक मार्कर्स एंड सेल। इसका नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें मैं डील करता हूं, जो मेरा काम है, दैट इज माई व्हाट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने साल के बीच में अपने कंपनी के या अपने जो भी हम इसको मान ले, फैन निकाला, एसी निकाला, बेच दिया किसी को, मैंने बेच दिया, उससे भी क्या आया होगा? बोलो, मेरे पास में कैश आया होगा। लेकिन क्या पंखे बेचने का मेरा काम है? हम क्या बना के बेच रहे हैं? मार्कर। तो इसके थ्रू जो पैसा आता है बेचकर, वो क्या होगा? मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो भी क्या? मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। लेकिन जो मैं ये पंखे एसी की बात कर रहा हूं, ये क्या मेरे लिए? एसेट्स है। और एसेट्स की गिनती किसमें होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होती है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, उस बात को समझो। पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरी पर बेस्ड है। अगर थ्योरी आ गई तो चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा फिर आपके लिए। मैंने क्या बोला? इस पूरे चैप्टर के अंदर, सीएफएस के अंदर, हम 3 अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज के बारे में बात करने वाले हैं। पहली कौन सी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड कौन सी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड क्या होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मींस सर जिसका आपका काम है, जो काम करते हो। स्कूल क्या बेच रहा है? सर्विसेज। और अगर साल के बीच में अगर स्कूल ने अपना कोई बोर्ड निकाल के बेच दिया, बेंच बेच दी सेकंड हैंड, तो भी पैसा आया होगा। लेकिन क्या वो बिजनेस, क्या वो स्कूल का मेन काम है? जी नहीं। तो एसेट्स को बेचकर जो पैसा आ रहा है, गिनती किसमें करोगे? इन्वेस्टिंग में करोगे। बात समझ में आ रही है? मेरा अपना कोचिंग चलता है, मैं क्या बेच रहा हूं आपको? सर्विसेज। जो फीस आपकी आ रही है वो मेरे लिए क्या होगी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि मेरा काम क्या है? आपको पढ़ाना, एजुकेशन को बेचना मेरा काम है। और उसके जो बदले पैसा मिलेगा, उसकी मैं काउंटिंग किसमें करने वाला हूं? बोलो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि बीच में मेरा एक बेंच खराब हो गया, टूट गया, तो मैंने उसको बेच दिया। उसको बेचकर जो पैसा मिला उसकी रिकॉर्डिंग में कहां करने वाला हूं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैंने कुछ पैसा निकाला अपने कोचिंग का, बैंक में एफडी कर दी। उस पर मुझे बैंक क्या पे कर रहा होगा? इंटरेस्ट पे कर रहा होगा। अब भी तो मेरे पास पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है। किसमें गिनती करूंगा? किसमें करूंगा? फाइनेंसिंग में। रॉन्ग आंसर। ये भी किसमें आएगा? इन्वेस्टिंग में आएगा। अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर। तो आपने क्या सीखा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिर्फ मेरा ऑपरेशनल एक्टिविटीज की बात करूंगा, जो मेरा मेन काम है, उसके थ्रू कितना पैसा आ रहा है। दैट इज योर व्हाट? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात समझ में आ रही है? अगर मैं किसी एसेट की बात करता हूं, एसेट बेचा, एसेट परचेज किया, गिनती किसमें हो जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हो जाएगी। क्लियर हुआ? और जब मैं बात करता हूं इक्विटी एंड डेट के बारे में, क्या बोला? इक्विटी एंड डेट के बारे में, तो इसके लिए एक सेपरेट एक्टिविटी कौन सी बनी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनी है। इसके लिए मैंने बैंक से लोन ले लिया अपनी कोचिंग के लिए। किसमें रिकॉर्डिंग करूंगा? फाइनेंसिंग में। बात समझ में आ रही है? कंपनी क्या अपने शेयर बेचती है? कंपनी शेयर बेचती है, शेयर बेचकर पैसा आता है। शेयर की गिनती किसमें होती है? इक्विटी। तो इसका मतलब फाइनेंसिंग में आएगा। कंपनी ने डिवेंचर बेचे, पैसा आ गया। कहां लिखूं? क्यों सर? डेट। ओनली क्या बोला? इक्विटी एंड डेट की गिनती किसमें होगी? आपकी फाइनेंसिंग में होगी। क्लियर हुआ? चलो एक बात बताओ, एक होता है सन्ड्री डेटर, एक होता है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्या आपके ऊपर लायबिलिटी है? हाँ लायबिलिटी होती है। कहां लिखूंगा? किसमें आना चाहिए? ऑपरेटिंग में। इन्वेस्टिंग में तो नहीं आएगा, ये हम जानते हैं, क्योंकि इसमें से किसकी बात होती है? ओनली फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की। किसमें आना चाहिए? इसमें आएगा। श्योर है आप लोग? इनमें से कहां गिनती हो रही है उसकी? सन्ड्री क्रेडिटर्स की गिनती यहां। क्या इसमें हो जाएगी? का बोलो, क्या इसमें हो जाएगी? नहीं। तो कहां करनी चाहिए? क्यों? सन्ड्री क्रेडिटर कब बने होंगे? जब तुमने उधारी पर रॉ मटेरियल परचेज किया होगा। कच्चा माल तुम्हारे बिजनेस से क्या है? डायरेक्टली रिलेटेड है। किसमें होगा सर? ऑपरेटिंग में। एक होता है सन्ड्री डेटर्स, किसमें आएगा? अगेन। इसका मतलब साफ हो गया, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज आर मेड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बोलो भाई। हमारी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रखा था, वो कंपनी हमें क्या पे कर रही होगी? हर साल डिविडेंड्स पे कर रही होगी। कहां लिखूं? डिविडेंड पे कर रही होगी। सुनो, अब हमने शेयर नहीं बेचे, हमने किसी कंपनी के शेयर
परचेज कर रखे हैं, वो कंपनी हमें हर साल क्या पे कर रही होगी, उसके बदले में डिविडेंड पे कर रही होगी। मैं कहां लिखूंगा उसको? क्या इसमें आना चाहिए? आपकी राय क्या है इसमें? जी हाँ सर, इसमें आएगा। सुनो, डिविडेंड पे करोगे तो इसमें आएगा, डिविडेंड रिसीव करोगे तो इसमें आएगा, ये आपको जानना है। अच्छा, मेरे 3 मकान चल रहे हैं रेंट पे, रेंट आता है, कहां लिखूं? अगेन इन्वेस्टिंग में आएगा। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, अगर ये सब आप रिसीव कर रहे हो ना तो हमेशा किस पे लिखोगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखोगे। लेकिन अगर डिविडेंड पे कर रहे हो, लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, किसमें आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। और आज मेरी एक बात जान लेना, कैश आएगा तो ऐड होगा, चाहे कहीं पर भी आए, कैश आएगा तो ऐड होगा, और जाएगा तो क्या होगा? माइनस किया जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? सिर्फ रिकॉर्डिंग किसकी होती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आप किसी को सैलरी पे करते हो चेक से, कैश में आएगा, सीएफएस में आएगा। कैश गया कि तुम्हारे पास से? सर अभी क्या बोला था आपने? अगर चेक से भी पेमेंट कर रहे हो तो वो कैश के इक्विवेलेंट माना जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और लिखेंगे, कुछ बातें लिखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे उसके ऊपर। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट is governed by अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। एग्जाम में ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत सीएफएस बनती है, तो क्या आंसर है इसका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आप अपने हिसाब से अपने फॉर्मेट को तैयार नहीं करोगे, पहले ऑपरेटिंग कर लेते हैं फिर ये कर, नहीं, पहले हमेशा क्या होगा बोलो? सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर? सबसे पहले सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही कैलकुलेट होगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, और लास्ट में क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब बताओ कैश बुक में और सीएफएस में क्या डिफरेंस हुआ? सर हमें कैश बुक में खाली क्या रिकॉर्ड करना होता है? कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो। हमें कैश बुक में किस बात से मतलब नहीं होता कि सर कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है और कौन सी फाइनेंसिंग है। बस पैसा आ रहा है तो भैया उसको डेबिट साइड पे हमको रिकॉर्ड करना है। कैश अकाउंट लेजर है, सीएफएस एक स्टेटमेंट है। बात समझ आ रही है? कैश अकाउंट एवरी मंथ बनेगा, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ये क्या है? ये स्टेटमेंट है। ऑपरेशनल एक्टिविटी से तुम्हारा कैश का क्या इनफ्लो है, प्लस में है या माइनस में है, वो ये शो करेगा आपको। वो कभी भी कैश बुक आपको इस बात को शो नहीं करने वाली। ये हो गया, इधर कर दूं? कैश फ्लो स्टेटमेंट के 2 तरह के मेथड्स होते हैं, ये आपको जानना है। पहला है डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज योर व्हाट? इनडायरेक्ट मेथड। कंपनीज के अंदर पहले डायरेक्ट मेथड को फॉलो करने का ट्रेंड था, क्योंकि ये वाला मेथड लेंथी होता है, इसमें ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया गया। इसका मतलब साफ हो गया कि कंपनीज में अब कौन सा मेथड फॉलो करने का ट्रेंड है? इनडायरेक्ट मेथड। और इनफैक्ट आपके सिलेबस के भी अंदर यही है। ये सबसे आसान है, क्योंकि इसको निकालने के लिए हमेशा हम नेट प्रॉफिट को बेस लेते हैं। क्या बोला मैंने? वी ऑलवेज टेक नेट प्रॉफिट एज द बेस फॉर मेकिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। नोट हो गया? ऐसा कर दूं? जरा बुक दिखाओ, क्या क्या लिखा देख लेते हैं। जरा एक बार बुक पर आओ भाई, जरा देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो रहे हैं। ओके,
आप निकालेंगे पेज नंबर 4.95 निकालिए, अगर आपके पास बुक्स है तो। एक काम करो, वो बुक दे दो, आगे दे दो यार एक बुक, मतलब फिर एक काम करो, आप यहां बैठ जाओ आके, इसको मत देना बिल्कुल भी, आराम से हो। चलो बात कर लेते हैं। हाँ भाई जरा एक बार ध्यान देंगे सारे, जरा पेज नंबर निकालेंगे 4.95, क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बात समझ में आ रही है? आइए बात करेंगे। मतलब आपको सबसे पहले ये बताना है कि सर जो नीचे लिखे ट्रांजैक्शंस हैं उनकी गिनती किसमें होगी, तो 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला कौन सा दिया रखा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड क्या होने वाला है, इन्वेस्टिंग, थर्ड क्या होगा, फाइनेंसिंग, लास्ट क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आइए बात करेंगे कैश सेल्स ऑफ गुड्स। हाँ जी, जब भी गुड्स की बात करूंगा ना, इसका मतलब है कि मेरा मेन काम की बात हो रही है, सामान बेचकर कैश आया है, इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये पॉइंट हुआ, क्लियर नहीं हुआ? हाँ जी रिया ध्यान है, गुड्स का जिक्र हो रहा है, गुड्स का मतलब क्या कहने का, ऑपरेटिंग है। अच्छा एक बात बताओ, कैश आया है या गया है? सामान आपने सेल किया होगा तो कैश आया होगा, क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, ठीक है। नंबर आएंगे बी पे, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड। हाँ जी, चाहे गुड्स या सर्विस, सर्विस भी आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है, उसको बेचकर पैसा आ रहा, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा अगेन कैश आया होगा, ठीक है। नंबर आएंगे किस पे बोलो, नंबर सी पे आते हैं, कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ गुड्स, इस बार गुड्स को परचेज किया है तो कैश गया होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग कहां पे, बोलो इसमें होगी, अगेन ऑपरेटिंग में ही आएगी, गुड्स की बात कर रहा है वो। आगे देखो, कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन, सर्विसेज आपने ली है तो पैसा दिया होगा, कैश गया होगा, माइनस होगा, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो आप एक बात सुनना ध्यान से, चाहे गुड्स लिखा हो या क्या लिखा हो सर्विस, बोथ आर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। आगे देखिएगा नंबर ई पे आते हैं, पेटेंट्स परचेज। हाँ जी, पेटेंट्स एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स। मैंने पहले कहा था फिक्स्ड एसेट्स के लेन देन के लिए कौन सी हेडिंग बनी हुई है, इन्वेस्टिंग। देखो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दो आते हैं, एक आता है टेंजिबल, एक आएगा इंटेंजिबल। अब इनका चाहे बेचो या इनको खरीदो, कुछ भी करोगे उसके लिए हेडिंग क्या बनी हुई है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनी हुई है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, बोलो भाई। अच्छा सर एक बात बताओ, कई बार अगर ये लिखा होता है ना इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, इन्वेस्टिंग बना है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे कहा था पहले ही, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होती है, इट्स अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। जब चाहे उसको स्टॉक मार्केट पे गए, बेचकर उसके बदले में कैश ले लिया, 1 साल के अंदर अंदर होगा ये चीज। बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखते हैं। पेटेंट्स परचेज का मतलब क्या होता है, पेटेंट एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, कहां आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा। परचेज कर रहे हो तो कैश जाएगा ना, मतलब सीएफएस के अंदर से क्या होगा, माइनस किया जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दिस इज कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़िए, नंबर देखिएगा जी, बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज द बैंक ओवरड्राफ्ट? किसमें आना चाहिए? यस किसमें? अरे क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, जितना तुम्हारे करंट अकाउंट में था तुमने एक्स्ट्रा निकाल लिया, दैट इज योर व्हाट, बैंक ओवरड्राफ्ट। किसमें आना चाहिए? इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि बैंक का आपके ऊपर क्या हो गया, अरे सुन तो लो, आपका बैंक के ऊपर क्या हो गया, लोन हो गया सर, लोन चल रहा है आपके ऊपर। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने आपसे कहा था पहले ही, अगर बैंक लोन देगा तो किसमें आएगा, फाइनेंसिंग में ही आएगा। आगे बढ़ना क्या लिखा है, हाँ आपका प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर। अच्छा तुमने डिवेंचर बेचे हैं, बेचकर कैश आया, डिवेंचर की गिनती किसमें होती है, फाइनेंसिंग में होती थी। मैंने कहा था ना अभी आपसे, इक्विटी एंड डेट, डेट मींस व्हाट, डिवेंचर लॉन्ग टर्म लोन्स में आता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? हाँ जी, कैश आया होगा, क्या ऐड होगा सीएफएस में, हेडिंग कौन सी रहेगी,
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आगे बढ़ो, क्या लिखा है जरा पढ़ना। परचेज ऑफ शेयर्स, इशू नहीं लिखा ऑफ शेयर्स। आपने शेयर परचेज करे हैं, मतलब आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है। इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो, मुझे मालूम है यहां पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए। एक होता है शेयर्स परचेज्ड, एक होता है शेयर्स इशूड। बताओ क्या फर्क है? शेयर्स परचेज्ड, एक होता है शेयर्स इशूड। फर्क है। इशू में तो आपने सर मार्केट से पैसा रेज करा है, और एक क्या होता है परचेज, मतलब क्या है सर? आपने शेयर लेके पैसा दिया है ना? ये क्या तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। और आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए हेडिंग कौन सी बनी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनी। अच्छा बात बताओ, परचेज ऑफ शेयर आपने किया, उसके बदले कंपनी क्या पे करेगी आपको? डिविडेंड आपके पास आएगा। हेडिंग कौन सी रहेगी? अगेन इन्वेस्टिंग रहेगी। अगर डिविडेंड पे कर रहे होते ना तो फाइनेंसिंग में से लेस होता, क्योंकि पैसा जा रहा है। लेकिन यहां पे डिविडेंड आएगा तो ऐड होगा, और हेडिंग कौन सी रहेगी? इन्वेस्टिंग। आगे बढ़ो, कहां चला गया? ये रहा, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। भैया लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए कौन सी हेडिंग थी? अभी आपने लोन उठाया या दिया वो छोड़ो, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए हेडिंग कौन सी थी? फाइनेंसिंग। और लोन वापस कर रहे हो तो सर माइनस किया जाएगा, क्योंकि कैश जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, जरा पढ़ना। कमीशन रिसीव्ड, ध्यान से देखो, क्या ऐसा लिखा है कमीशन आपको मिला क्योंकि तुमने कोई प्लांट एंड आपका मशीनरी बेचा है? तो कमीशन किस पे रिसीव हुआ होगा? गुड्स को बेचने पे। और गुड्स की गिनती किसमें होती है? ऑपरेटिंग में होती है सर, ये आपको ध्यान रखना है। अरे बोलो, अच्छा ऐड होगा या लेस करना चाहिए? सीएफएस में क्या होगा? क्यों? कमीशन आ रहा है मतलब पैसा आपके पास आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। रिडेम्पशन ऑफ क्या लिखा है? डिबेंचर। डिबेंचर आपने वापस करे। डिबेंचर की गिनती किसमें होती है? फाइनेंसिंग में होती है। लेस होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा पढ़ना? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आपने जो डिबेंचर रेस कर रखे थे उसके ऊपर ब्याज दे रहे हो। डिबेंचर से जुड़ी हर चीज के लिए घर एक ही बना है, फाइनेंसिंग है। और सर इंटरेस्ट पे होगा तो कैश जाएगा ना, लेस किया जाएगा। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, तुमने इन्वेस्टमेंट किया था, उसके ऊपर तुम्हें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी हेडिंग थी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है सर। चलो आगे बढ़ो। इनकम टैक्स पेड है, इनकम टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को। ऑपरेटिंग कैसे मालूम पड़ा? इनकम टैक्स किस पे आपने पे किया होगा सर? नेट प्रॉफिट पे। नेट प्रॉफिट कहां से आया होगा? सामान बेच के आया होगा ना। इसका मतलब है कि अगर बिजनेस ना होता तो हमको प्रॉफिट ना होता, प्रॉफिट ना होता तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ता। इसका मतलब है कि ये टैक्स पे करने के पीछे कौन है? गुड्स है। बात समझ में आ रही है? अच्छा आगे बढ़ो, क्या लिखा है? इनकम टैक्स पेड ऑन गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। हाँ जी, एसेट बेचने का काम नहीं है आपका, गुड्स बेचते हो आप। आपने कभी पास्ट में लास्ट ईयर एसेट को मार्केट में सेल कर दिया होगा, उसके ऊपर क्या हो गया? तुम्हें प्रॉफिट हो गया, उसके ऊपर गवर्नमेंट तुमसे टैक्स मांग रही है। सुनो, गुड्स को बेच के टैक्स पे करना ऑपरेटिंग है, कोई फिक्स्ड एसेट को बेचकर प्रॉफिट कमाना फिर टैक्स पे करना इन्वेस्टिंग है सर। कुछ पॉइंट हुआ क्लियर? कहने का मतलब क्या है? अच्छा, पहले वाले पॉइंट में क्या था? खाली से लिखा था इनकम टैक्स पेड। आपने क्या मान लिया? गुड्स बेचकर ही तो हुआ होगा। बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ो। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर कब बने होंगे? जब तुमने गुड्स बेचे होंगे। गुड्स से मतलब है उनका कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्यों? ये वो लोग हैं सर जिनसे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कुछ क्लियर हुआ? जरा एक बार ध्यान से बैठ के देखिए फिर से एक बार। अगर किसी पॉइंट में आपको डाउट लगता है कि सर ये हमें ढंग से क्लियर नहीं हुआ तो पूछिए, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ सकते हैं? चलो, हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में कुछ और बातें जरा एक बार हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट द
फॉर्मेट ऑफ सीएफएस। किसके बारे में बोलो? सीएफएस के फॉर्मेट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। यहां देख लो भाई, हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, साइड में क्या लिख के आएंगे हम? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। यहां देख ले, रिया रावत उठा के बाहर फेंक दूंगा, बता तेरे को मैं। चिल्ला रही है, पंडित चिल्ला रही है। अच्छा, फॉर द, बोलो क्या आएगा? ईयर एंडेड। फालतू बातें मत करो। क्या देखो, अमाउंट इन इंडियन रुपीज। अच्छा, एक बात बताओ सर, सीएफएस को अगर हम चाहे बनाना तो सर हमारे पास बेस क्या होगा? कंपनी की बैलेंस शीट, और वो आपको हर बार दी होगी। और कंपनी की बैलेंस शीट के दो अमाउंट दिए होंगे, एक तो दिया होगा करंट ईयर का, एक दिया होगा प्रीवियस ईयर का। ये आपको ध्यान रखना है। दिया हुआ क्या? हर क्वेश्चन में आपको मिलेगी कंपनी की बैलेंस शीट, क्योंकि उसी को देख के हम बनाएंगे अपना सीएफएस। चलो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? अबाउट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में। यहां देख लो भाई, अब देखो जो जो बातें मैं आपके सामने बोलने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है सर, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। किससे? सीएफएस को बनने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कंपनी का नेट प्रॉफिट। सर कैसे मिलता है ये? क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। ये आपको दिया होगा, अभी कहां दिया होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहली अमाउंट तो आपकी यहां पर आ गई, नेट प्रॉफिट। अगर ये वाला बैलेंस आपका प्लस में आया तो ये नेट प्रॉफिट है, और अगर ये माइनस में आ गया तो ये आपका नेट लॉस है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैं कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं ऐड करने वाला हूं, और उससे पहले कि मैं यहां पे लिखूं, चलो एक काम करता हूं, पहले मैं लिखता हूं फिर मैं आपसे बात करूंगा। पहला पॉइंट है सर, प्रोविजन फॉर, क्या बोला? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है लास्ट ईयर का, आपको हंसी आ रही है? क्या हो गया? चार चार आंखें लगा रखी हैं, उसके बाद भी तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आगे आ जाओ। अब लाइट भी ना है। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सर दो साल का होता है। एक साल का दिया है करंट ईयर का, और एक दिया होगा प्रीवियस ईयर का। हम कौन सा ऐड करने वाले हैं? करंट ईयर का। क्यों करेंगे अभी मैं जवाब दूंगा इसका। ठीक है, फॉर्मेट को सुनो, याद नहीं करना है, समझो उसको। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पे, प्रपोज डिविडेंड। क्या बोला? प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सी ईयर का? अगेन करंट ईयर का। 2 साल का आपको हर बार दिया होगा, बट आपको करंट ईयर का ही ऐड करना है। अच्छा, नंबर 3 पे आते, एक नाम सुना होगा इंटरिम डिविडेंड। बहुत अच्छा, इंटरिम डिविडेंड लिख ले भाई, क्यों बोल रहे हो यार? एक 4th पॉइंट इसमें आपका आएगा और लिखा जाएगा ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये देखो ये अमाउंट आ गई इसकी भी, ये अमाउंट आई, ये भी अमाउंट है, ये भी आपकी अमाउंट है, और फाइनल अमाउंट आपकी यहां पे लिखी जाती है। अरे छोड़ना उसको, कोई नहीं देखता। फाइनली यहां पर जो आ गया आपने लिख दिया, और यहां पर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोला? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हालांकि जो आपकी बुक होगी उसमें नाम लिखा होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखा होता है। ठीक है, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि क्या मतलब है ये सब। ये जो मैंने लिखी है 4 पॉइंट्स, इनको मैंने इसमें ऐड क्यों करा, अभी हम बात करेंगे। फिर इसके अंदर हम कुछ और ऐड करने वाले हैं। पहला, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। ये आ गई आपकी अमाउंट। फिर इसके अंदर आएगा पॉइंट नंबर 2, अमोर्टाइजेशन। नाम सुना है? अमोर्टाइजेशन ऑन फिक्स्ड
इंटेंजिबल क्या आएगा? एसेट्स। यहां पे आ गई आपकी अमाउंट। फिर इसमें अगला पॉइंट लिखो, गेन या प्रॉफिट।